Good morning. Today is 8 October 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. जो पहला हमारा आर्टिकल है वो नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है 6 कैटेगरीज के अंदर में, और इस साल जो नोबेल का पीस प्राइज किसे दिया गया है वो दिया गया है कोलंबिया के प्रेसिडेंट सेंटोस को। हमने कोलंबिया की पीस प्रोसेस के बारे में पढ़ा, परसों ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, और या फिर 2-3 दिन पहले जो भी हमने डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था कि कैसे सेंटोस यानी जो कोलंबियन के प्रेसिडेंट है उनके पीस एफर्ट से एक FARC जो कि वहां का रिबल ग्रुप है उनके साथ में एक डील साइन हुई। ये FARC जो रिबल ग्रुप है ये पिछले 52 साल से दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर लास्ट 52 ईयर्स, और काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी कोलंबिया के अंदर में थी। एक ड्रग्स ट्रैफिकिंग, क्राइम्स, एक्सटोर्शन, ये सारे क्राइम्स के आरोप इन पर, इस रिबल ग्रुप पर लगे थे, और अभी इस पीस डील के तहत वो अपने हथियार छोड़ने वाले थे। देखिए, एक जो है वहां पर कंफ्यूजन का माहौल था इस पूरे जो कमेटी में किसे नोबेल प्राइज से दिया जाए। 3 जो मुख्य कंटेंडर थे वो कौन कौन थे इस बार? ये हमारे सेंटोस जिन्हें इस बार पीस प्राइज मिला है। 3 जो मुख्य कंटेंडर थे नोबेल पीस प्राइज के, एक तो थे व्हाइट हेलमेट्स ऑफ सीरिया। ये वो लोग हैं जो सीरिया में, जैसे ये रशिया और यूएसए बमबारी करते हैं तो एक वहां पे लोग फंस जाते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। इवन माइग्रेशन में जो लोग जाना चाहते हैं उनकी सहायता करते हैं, दबे कुछ लोग की सहायता करते हैं। व्हाइट हेलमेट्स ऑफ सीरिया अभी देखिए काफी सुर्खियों में है, क्योंकि एलोपो एक सिटी है वहां पे एक बहुत ज्यादा यू कैन से दैट डिवास्टेशन हुआ है। वहां पे ISIS का कब्जा है फिलहाल, और सीरिया की जो फोर्सेज हैं इसको छुड़वाने का प्रयास कर रही है। तो आप कह सकते हैं पूरी की पूरी जो सिटी है तबाह हो गई है। तो व्हाइट हेलमेट्स ने यहाँ पे एलोपो सिटी में बहुत अच्छा काम किया है और लोगों की सहायता की है। और दूसरा, इवन ये भी सोचा जा रहा था कि क्या इन्हें दिया जाए। अभी एक ईरान के साथ में पीस डील साइन हुई है। ईरान के साथ में आपको पता होगा न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ है यूएसए का। तो एक यहाँ भी इनको लग रहा था कि ये भी एक बहुत अच्छा पीस का वर्क है, और यहाँ के नेगोशिएटर्स ने इस डील में बहुत अच्छा काम किया, तो इनको भी दे सकते हैं। देखिए, सुनने में आसान लग रहा है लेकिन ये डील भी काफी मुश्किल थी, क्योंकि यूएस के साथ में ईरान के रिलेशंस बहुत ही ज्यादा खराब थे, और अगर मिडिल ईस्ट में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है तो पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध होगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट में तो देखिए आप कितनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है वहां पे, हर देश में वहां पे लड़ाई है, वहां पे मोनार्की है, और इवन अगर ईरान बना लेता तो सऊदी अरेबिया को भी बम बनाना पड़ता, न्यूक्लियर बम उनको एक्सप्लोर करना पड़ता। तो ये देखिए बहुत, अगर न्यूक्लियर रेस वहां पे हो जाती मिडिल ईस्ट में अगर ईरान बना लिए तो। लेकिन अलग तरह के आरोप भी लगते हैं कि सिर्फ इस ईरान के साथ न्यूक्लियर डील से 10 ईयर्स के लिए डिले किया गया इनका प्रोग्राम, और परमानेंट इन पर रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन फिर भी एटलीस्ट 10 साल के लिए ईरान पर रोक लग गई है इस डील से कि वो बम अब नहीं बनाएंगे। और तीसरा, फिर दिया किसे गया? दिए तो आपको पता ही है, सेंटोस को दिया गया। जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए पीस के लिए, लेकिन अभी एक पीस में रोड ब्लॉक आ गया है। रोड ब्लॉक क्या है? रोड ब्लॉक आपको पता था, उन्होंने इस जो पीस हुई है FARC के साथ में रेफरेंडम के लिए रखा जनता के सामने, और जनता ने इसे रिजेक्ट कर दिया। जनता ने कहा नहीं, हम FARC के साथ में पीस नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा क्राइम किए हैं सोसाइटी के खिलाफ में। इन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सटोर्शन और रेप्स, इस तरह के क्राइम्स किए हैं, तो इनके साथ हम डील नहीं चाहते। लेकिन देखिए, अल्टीमेटली इवेंचुअली आपने आंसर्स में भी लिखा था, अगर शांति स्थापित करनी है तो डील तो करनी ही पड़ेगी। इवन जिन लोगों ने इस डील का विरोध किया था रेफरेंडम में, वो भी अब फ्रेश नेगोशिएशंस की बात करने लगे हैं। वो भी कहते हैं कि दोबारा नेगोशिएशंस कर लीजिए और अच्छी एक टर्म्स पर आप अभी नेगोशिएशंस कीजिए। और इवन FARC और सेंटोस, इन दोनों ने कहा कि दोबारा हथियार उठाना तो कम से कम सोल्यूशन नहीं है, दोबारा जंगल में नहीं जाएंगे, अब दोबारा से पीस को ही वो करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। तो इस प्रोसेस के लिए नोबेल प्राइज मिलना कम से कम अब यह शो करता है कि कितना ज्यादा पेशेंस चाहिए। देखिए, पीस डील साइन करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। 52 साल तक वो अपना संघर्ष करते रहे, और 4 साल तो इस डील को नेगोशिएट करने में ही लग गए। तो आप देख लीजिए कितना ज्यादा पेशेंस चाहिए। और डेफिनेटली सेंटोस ने इस तरफ एक बहुत अच्छा काम किया, और वो इस नोबेल प्राइज को डिजर्व करते थे, और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला। ये था पीस प्राइज से रिलेटेड नोबेल प्राइज। आगे भी अभी 3 नोबेल प्राइज और भी थोड़े थोड़े बताएंगे हैं इनको। अब मिला है बायोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज मिला है इनको, योशिनोरी ओसुमी को। इनको मिला, किस लिए मिला? ऑटोफैगी के लिए। देखिए, पहले तो ये थे जो योशिनोरी, ये पहले केमिस्ट्री में काम करते थे, लेकिन उनको केमिस्ट्री थोड़ी बोरिंग लगी, इसलिए बायोलॉजी में उन्होंने शिफ्ट कर लिया।
और ऑटोफेगी के लिए इनको मेडिसिन के अंदर में पीस नहीं नोबेल प्राइज मिला। और इन्होंने क्या है, देखिए ऑटोफेगी है क्या, ऑटोफेगी एक बेसिक प्रोसेस है जिसमें हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स बनते और डिग्रेड होते हैं। क्या बनते हैं, दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। साइंस का आर्टिकल है तो साइंस का आर्टिकल में हमेशा प्रॉब्लम रहती है समझने में। एक ये ऑटोफेगी एक बेसिक प्रोसेस है जिसमें हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स बनते और डिग्रेड होते हैं, और ये तो सबको ही पता है। देखिए इसका जब इन्होंने अपने बायोलॉजी के अंदर में इन्होंने रिसर्च स्टार्ट करी, जब इन्होंने बायोलॉजी के अंदर अपनी रिसर्च स्टार्ट करी थी तो ऑटोफेगी के बारे में पहले से सबको पता था। तो इन्होंने ऐसा नया क्या किया, इन्होंने एक पूरा का पूरा पैराडाइम ही चेंज कर दिया। पैराडाइम कैसे चेंज किया इन्होंने, पहले यूं लगता था जो वैक्यूल्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, आपने पढ़ा होगा वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं ईस्ट के अंदर में और लाइसोसोम्स के अंदर में। पहले तो ये मानते थे सभी के सिर्फ एक गार्बेज बीन्स हैं, यानी वैक्यूल्स इन ईस्ट एंड लाइसोसोम, पहले सब मानते थे गार्बेज बीन है, किसी काम के नहीं है। इन्होंने अपनी रिसर्च से ये साबित करके बता दिया कि ये एक फ्यूल प्रोड्यूसर भी है और ये रिसाइकलर भी है, यानी वैक्यूल्स फ्यूल प्रोड्यूसर्स भी हैं और रिसाइकलर भी हैं। बस आप इतना याद रखिए, डिटेल में आर्टिकल आएगा तो हम बाद में पढ़ेंगे, आप इतना याद रखिए। ऑटोफेगी क्या है, ऑटोफेगी यह है कि बेसिक प्रोसेस जिसमें हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स बनते और डिग्रेड होते हैं। और पहले ये था कि वैक्यूल्स जो लाइसोसोम में होते हैं वो सिर्फ डस्टबिन का काम करते हैं, और अभी इन्होंने अपनी रिसर्च से सिद्ध कर दिया है वो फ्यूल भी हो सकते हैं और रिसाइकल भी करते हैं। इसके लिए इनको अभी नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन के अंदर में। अब देखिए ऑटोफेगी का जो यूज है वो हर जगह है, एम्ब्रो से लेके, एम्ब्रो यानी जब बच्चे का जन्म होता है माँ के पेट के अंदर में होता है, वहां से लेके एक एजिंग प्रोसेस को भी काउंटर करता है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को काउंटर करता है। तो इसका यूज हर जगह है। इन्होंने अपना नोबेल प्राइज किसी के साथ शेयर नहीं किया है, ये 2010 के बाद तीसरी बार है जब किसी बंदे ने अपना नोबेल प्राइज शेयर नहीं किया है, अकेले ही जीता है इन्होंने अपना नोबेल प्राइज। अगला बात आती है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला, केमिस्ट्री के लिए इन 3 बंदों को मिला, जीन पियरी एंड फ्रेजर स्टोडर्ट बर्नर्ड, जो भी इनके नाम है। नाम नहीं पूछेंगे, देखिए नाम तो पूछते हैं दूसरे एग्जाम्स में, आईबीपीएस का एग्जाम, ये छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं। यूपीएससी में इनके रिसर्च के बारे में पूछेंगे, अगर मेंस में पूछेंगे तो रिसर्च के बारे में पूछेंगे। इवन प्रीलिम में भी नाम आजकल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रिसर्च पूछेंगे, ऑटोफेगी क्या है ये पूछ सकते हैं, इस तरह का कुछ रिलेटेड पूछेंगे। तो केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोलिकुलर स्ट्रक्चर पर रिसर्च करी थी, और इनकी रिसर्च से अब क्या फायदा होगा, कैसे मोलिकुलर मशीन्स है वो मटेरियल को सिंक्रोनाइज करती हैं सेल के अंदर में, यानी दोबारा बोलता हूं, मोलिकुलर स्ट्रक्चर पे इन्होंने रिसर्च करी। और क्या रिसर्च करी, कैसे मोलिकुलर जो मशीन्स होती हैं छोटी छोटी, वो कैसे मटेरियल को सिंक्रोनाइज करती हैं सेल के अंदर में, यानी एक सेल से दूसरी सेल के अंदर में मटेरियल भेजती हैं और सिंक्रोनाइज करती हैं, दोबारा से रिप्रोसेसिंग करती हैं। और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि नैनो स्केल्स लेवल पे यानी छोटी छोटी मशीन बनाई जा सकेगी, और जिसका फायदा और जिनकी एप्लीकेशंस ना सिर्फ मेडिकल फील्ड में होगी बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी होगी। तो इनकी रिसर्च से फायदा होगा कि नैनो स्केल की जो मशीन है वो बनाई जा सकेगी, जिससे वेरियस जो डिजीज है उनको क्योर किया जा सकेगा, और इवन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में भी इनका बहुत फायदा होगा। और अगला जो पीस प्राइज है वो फिजिक्स के लिए मिला है। फिजिक्स के लिए मिला है थोलेस्को, डंकन, और तीसरे हैं मिचेल कोस्टलाइट्स, इनको मिला है। इनको किस लिए मिला है, इन्होंने क्या रिसर्च करी, इन्होंने एक एक्जोटिक बिहेवियर को डिस्कवर किया मटेरियल के सरफेस और उनके बिल्कुल जो थिन लेयर होती है उसके अंदर में, जैसे कि जो सुपर कंडक्टिविटी और मैग्नेटिज्म होते हैं, ये कैसे बिहेव करती है मैग्नेटिक जो ऊपर की लेयर होती है उनके बिल्कुल थिन मटेरियल के अंदर में। देखिए थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स है, साइंस के जो आर्टिकल्स होते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन डिटेल से जो आर्टिकल आएंगे जब उसमें आपको समझ में आ जाएंगे ये सब क्या क्या इनकी रिसर्च थी और कैसे कैसे इन्होंने काम किया। अगला जो हमारा आर्टिकल है ये भी काफी कॉम्प्लेक्स आर्टिकल है, इन्होंने जो नीरा चंडोक हैं ये काफी सेकुलर टाइप लिखती हैं और यूपीएससी टाइप अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो निकाल लिए गए हैं, वो डिस्कस हम कर लेते हैं। कंटेक्स्ट क्या है, देखिए आपने न्यूज में पढ़ा होगा घाना में एक मूवमेंट चल रही है, घाना में मूवमेंट चल रही है किस लिए, गांधी जी के जो स्टैच्यू है वहां पे, अभी प्रणब मुखर्जी गए थे थोड़े दिन पहले वहां पे, और घाना में गांधी जी का स्टैच्यू लगाया गया था वहां पे। तो अब एक आर्टिस्ट, वहां के लोग, प्रोफेसर लोग, स्टूडेंट्स, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई हुई है, और वो मूवमेंट किस लिए, गांधी जी के स्टैच्यू को हटाने के लिए। उनका आरोप यह है कि गांधी जी रेशियल टेंडेंसी के थे, उन्होंने ब्लैक जो पीपल थे उनके लिए गलत वर्ड इस्तेमाल किए, तो उसी का कंटेक्स्ट है। देखिए गांधी के जो सेकुलर्स हैं ज्यादातर अफ्रीका में बिताए गए दिनों को उन्हीं के बारे में लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि जितना भी हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा कि कैसे गांधी ने जो अफ्रीका में अपने दिन बिताए थे वो बाद में
सही साबित हुए, फायदेमंद साबित हुए इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए। इवन आप भी देख लीजिए, स्पेक्ट्रम में आप पढ़ते हो गांधी जी ने कई मूवमेंट वहां पे चलाई, पोल मूवमेंट चलाई और इवन माइग्रेशन के लिए मूवमेंट चलाई, जो मैरिज के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं उनके खिलाफ में मूवमेंट चलाई। ये सब मूवमेंट्स गांधी जी ने चलाई अफ्रीका में, और एक जमीन तैयार हो गई। गांधी जी ने जो मूवमेंट्स वहां पर चलाई वो जमीन तैयार कर गए आने वाली इंडिया में जो मूवमेंट्स थे उसके लिए। और भी देख लीजिए, अब कई कारणों से उनका क्रिटिसिज्म करते हैं अफ्रीकन सेकुलर्स। किस लिए करते हैं अफ्रीकन स्कॉलर्स उनका क्रिटिसिज्म? वो कहते हैं कि गांधी जी की रेशियल एटीट्यूड था ब्लैक्स के प्रति, और दूसरा वो ये कहते हैं कि इंपीरियल पेट्रोटिज्म वो थे, यानी ब्रिटिश की साइड में वो थे। देखिए वो क्यों कहते हैं ऐसा, आपको याद होगा शुरू में गांधी ने बोयर्स वार्स हुआ था, एक बोयर्स वार्स में अफ्रीका का यानी ब्रिटिश का साथ दिया था उस वार में, इवन स्ट्रेचर्स तक उठाए थे बोयर्स वार में। और शुरू में वो ब्रिटिश की साइड थे। आपको याद होगा शुरू में उनको यूं लगता था कि ब्रिटिश को प्रॉब्लम्स का पता नहीं है, अगर उनको प्रॉब्लम बताएंगे तो वो प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, इसलिए वो पिटीशन देने की बात करते थे, उनको इन सब की बात करते थे। वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनको समझ में आ गया कि ब्रिटिश अच्छे नहीं है, यानी उनकी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने एक दोबारा पैसिव रेसिस्टेंस और सत्याग्रह जैसी जो वो इंस्ट्रूमेंट्स उठाए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। तो बाद में उनकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हुई थी। शुरू में तो उनको यही लगता था कि ब्रिटिश अच्छे हैं। उन्होंने जो ब्लैक्स थे, एक तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि उन्होंने ब्लैक्स के साथ में कोई भी अलायंस स्थापित नहीं किया, यानी उनको ब्लैक्स के साथ में एक अलायंस स्थापित करना चाहिए था और इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हम कैसे ये तीन जो मेजर क्रिटिसिज्म्स हैं इनको कैसे रिकंसाइल करें, कैसे काउंटर करें, कैसे डिफेंड करें? देखिए गांधी जी के कई मुद्दों पर जो है व्यू कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। गांधी जी की अफ्रीका में उन्होंने कैसे कैसे किया, देखिए कई जो मुद्दे हैं उन पे गांधी जी के जो व्यू हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसे कास्ट ले लीजिए, कास्ट पे अंबेडकर और गांधी जी का कितना विवाद था। अंबेडकर कहते थे कास्ट तो होनी नहीं चाहिए, कास्ट ही सभी तरह की जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वलिटी है, असमानताएं हैं, उनके लिए जिम्मेदार हैं। और गांधी जी कहते हैं कि कास्ट होनी चाहिए, कास्ट का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन कास्ट होनी चाहिए। कास्ट इज ए डिवीजन ऑफ लेबर, कौन क्या काम करता है सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, डिवीजन ऑफ लेबर है। अंबेडकर कहते थे ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबरर है, और इसी से समाज में एक दूसरे से नफरत का माहौल पैदा होता है, एंडोगेमी आती है और इंटरडाइनिंग लोग विरोध करते हैं, ये सभी। यानी अंबेडकर कहते थे जितने भी अत्याचार होते हैं दलित के खिलाफ में उन सब के लिए कास्ट जिम्मेदार है और कास्ट को जड़ से उखाड़ फेंको। गांधी जी कहते हैं कि कास्ट नहीं, कास्ट होनी चाहिए लेकिन उसका गलत यूज नहीं होना चाहिए। तो इस मुद्दे पर भी एक अनजस्टिफिएबल आप कह सकते हैं गांधी जी का व्यू है, कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है। लेकिन बात यह है कि गांधी जी ने उस टाइम की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को समझा, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, वो टाइम ही ऐसा था। अब देख लीजिए जब गांधी जी 1893 में गए वहां पे तो व्हाइट डोमिनेटेड थे वहां पे, और जो कल्चर की लैंग्वेज थी, यानी जो डोमिनेंट लैंग्वेज थी वहां पर, वो लैंग्वेज थी व्हाइट डोमिनेटेड। उसमें उस लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज होते थे वो कई ऐसे वर्ड्स यूज होते थे जैसे अफ्रीकन्स के लिए सैवेजेस का इस्तेमाल किया जाता था और इंडियंस के लिए कूलीज का इस्तेमाल होता था। तो इस तरह के वर्ड्स उस लैंग्वेज में यूज होते थे। तो अब बात यह है, यही तो बात है, गांधी जी ने भी सैवेजेस वर्ड का यूज किया जिसके खिलाफ में वो बहुत अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात यह है कि गांधी जी ने उस टाइम पे इसका विरोध नहीं किया, उनको विरोध करना चाहिए था, यही बात तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन वो टाइम ही ऐसा था, उस टाइम पे यूज होती थी ऐसे वर्ड्स, लेकिन गांधी जी ने उनका वर्ड्स का विरोध नहीं किया। इसीलिए आज गांधी जी का विरोध है कि उन्होंने उस टाइम पे इस तरह के वर्ड्स का यूज क्यों किया। गांधी जी चाहते ही नहीं थे कि, उनका आरोप यह कि गांधी जी चाहते ही नहीं थे कि इस तरह की प्रैक्टिस बंद हो। और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज देखिए, बहुत अफ्रीका में जब फ्रीडम मूवमेंट्स चली, जैसे इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट्स चली थी, वहां पर बहुत सारी फ्रीडम मूवमेंट्स चली, उन्होंने गांधी जी से इंस्पिरेशन ली और उनके जैसे गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ में आवाज उठाई, ऐसे ही उन्होंने कहा कि गांधी जी की तरह हम भी उठाएंगे आवाज। उनकी फोटो लेके घूमते थे वो, लेकिन आज उनके रेशियल एटीट्यूड को हाईलाइट किया जा रहा है। और इवन घाना यूनिवर्सिटी को छोड़िए, आप थोड़े दिन पहले जोहान्सबर्ग यानी साउथ अफ्रीका में जो यूनिवर्सिटी है जोहान्सबर्ग यूनिवर्सिटी, वहां भी गांधी जी के स्टैच्यू को वेंडलाइज कर दिया गया था, उनको तोड़ दिया गया था। रीजन अंडरस्टैंडेबल है। देखिए एक रीजन इसका ये भी है, जो पहले इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज के स्ट्रगल में साथ दिया था, बहुत ज्यादा उनके फ्रीडम मूवमेंट्स में साथ दिया था, आज वही इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट अंबानी अदानी टाइप लोग
जो नए नए एंटरप्रेनर हैं वो अफ्रीका में जाते हैं और चाइना के साथ में compete कर रहे हैं वहां पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए। तो वहां भी अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसा लगने लग गया कि अब इंडिया भी एक क्लोनाइजर है, वो भी एक लैंड हड़पने की कोशिश करते हैं, वहां पे एक्सप्लॉइट करता है हमारे देश को, और एक गलत तरह की भावना उत्पन्न हो गई है इंडिया के खिलाफ में भी वहां पे अफ्रीकन कंट्रीज में। इवन इंडिया में भी देख लीजिए आप, रेशियल टेंडेंसी उभर कर आती है, अफ्रीकन के खिलाफ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अब वो जो इंडिया की एक सॉफ्ट इमेज थी वो इंडिया ने खो दी है। आज ही देख लीजिए अफ्रीकन कंट्रीज हमारे खिलाफ हो गई हैं। पहले तो ये नेल्सन मंडेला ने जो लड़ाई लड़ी थी साउथ अफ्रीका में एक फ्रीडम के लिए, इवन नुकुमाहा ये घाना के थे, इन्होंने भी जो लड़ाई लड़ी थी कॉलोनी जो इंपीरियलिज्म के खिलाफ में, इन्होंने हमेशा गांधी जी का यूज किया, गांधी जी का नाम यूज किया, उनसे इंस्पिरेशन ली। लेकिन आज देख लीजिए आप, सिचुएशन कितनी बदल गई है। आज 100 साल पहले आज क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए नेशनलिज्म रीइन्वेंट हो रहा है हर जगह। आप इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में नेशनलिज्म कितना रीइन्वेंट हो रहा है। ले देकर ये पॉलिटिकल पार्टीज पुराने लीडर्स को कोट करती हैं अपनी आइडियोलॉजीज को असर्ट करने के लिए और लेजिटिमेसी स्टैब्लिश करने के लिए। तो इसलिए आज हर देश में, पूरे वर्ल्ड में नेशनलिज्म को रीइन्वेंट किया जा रहा है। और गांधी जी तो दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसा माना जाता है, देखिए गांधी जी की इमेज अब कैसे बन रही है धीरे धीरे दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज में भी। आप घाना छोड़ दीजिए, दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज में भी इमेज ऐसी बन रही है कि गांधी एक ऐसे पर्सन थे जो अफ्रीका में आए, उन्होंने इंडियन माइग्रेंट्स को मोबिलाइज किया और ब्लैक प्रॉब्लम्स के लिए कुछ भी नहीं किया। गांधी जब, देखिए इसका कंटेक्स्ट हमें समझना होगा, गांधी जब अफ्रीका गए थे तो उनकी उम्र थी सिर्फ 24 साल में। एक वकील के रूप में वहां गए थे, मेमन्स जो ट्रेडर्स थे उनका केस था, 24 ईयर्स थी, एडवोकेट के रूप में वो वहां गए थे। और शुरू में जैसे मैंने आपको बताया, उनको लगा कि ब्रिटिशर्स हमारा साथ देंगे और उनको प्रॉब्लम्स की बताने की आवश्यकता है सिर्फ, वो धीरे धीरे उनको बाद में समझ में आया। तब उनको इतनी समझ नहीं थी, इसलिए उनके व्यू थोड़े बाद में धीरे धीरे इवोल्व हुए। उन्होंने बाद में धीरे धीरे जब इंडिया के लिए स्ट्रगल किया तो उनके व्यूज ट्रांसफॉर्म हुए, तो धीरे धीरे उन्होंने ब्लैक्स को भी रिकॉन्साइल किया अपने विजन के अंदर में। लेकिन जो अफ्रीका के सेकुलर्स हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ गांधी जी की उस एज को कंसीडर करते हैं, 24 इयर्स जब वो अफ्रीका में थे। और उनके विजन में देखिए एक बात तो थोड़ी हद तक सही है, गांधी जी के विजन में अफ्रीकन्स के लिए बाद में उन्होंने इनको रिकॉन्साइल किया था, लेकिन शुरू में अफ्रीकन्स के लिए जगह नहीं थी, कलर्ड पीपल के लिए इनके विजन में जगह नहीं थी। और उन्होंने कभी भी ओप्रेस्ड ग्रुप्स के अलायंस की बात नहीं की। ये नेहरू थे, नेहरू ने फिर भी आवाज उठाई, जो ब्लैक्स थे इनको दबे कुचले जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी इनको एक साथ लाने की बात करी। इवन आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा, ब्रुसेल्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ओप्रेस्ड सेक्शंस के लिए, ओप्रेस्ड जो कंट्रीज हैं उनके लिए, यानी जो कॉलोनीज हैं उनके लिए। 1927 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें एक ऐसा अलायंस बनाने की बात की गई थी जो ओप्रेस्ड हैं। इसके बाद में देख लीजिए, आज़ादी के बाद में 1955 में एक एफ्रो एशियन जो कॉन्फ्रेंस थी वो हुई, कहाँ पे? बांडुंग में। तो ये एंटी वेस्ट अलायंस था। नेहरू ने बल्कि कोशिश की थी कि कैसे ब्लैक्स कंट्रीज को और जो कंट्रीज व्हाइट नहीं है उनको एक साथ जोड़ा जाए और एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना की जाए। तो राइटर जो ये आर्टिकल लिखती है नीरा चंडोक, उनका लास्ट में व्यू ये निकल कर आता है कि देखिए ये बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी, कुछ गलतियां तो गांधी जी की थी, यानी उनका कुछ तो अंडरस्टैंडिंग में शुरू में दिक्कत थी, और जो गांधीयन अभी हैं उनको इस बात के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। इस तरह के इनके व्यूज हैं जो राइटर लिखते हैं। और अगला जो आर्टिकल है, वैसे तो आज इतने ही है आर्टिकल, और ग्राउंड जीरो है, ग्राउंड जीरो डिस्कस करने लायक नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा ग्राउंड जीरो अगर आपका थोड़ा पढ़ने में अगर कुछ भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे तो। अगला जो है टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में एक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड आर्टिकल है। अभी गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया, इनकी बोली लगाई है मार्केट में अंदर में, और जितना गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला है वो 40% कम मिला है पिछली बार से, यानी एक डिसअपॉइंटमेंट है, यानी इतना कम रेवेन्यू जनरेट हुआ है अभी। और फिलहाल सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट लगी वो 700 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज। ये स्पेक्ट्रम किस लिए चाहिए होते हैं? स्पेक्ट्रम चाहिए होते हैं टेलीकॉम कंपनीज को, इसी से तो कॉल कनेक्ट होती हैं डेटा ट्रांसफर के लिए, और इसी के थ्रू वो अपना सारा बिजनेस चलाती हैं, स्पेक्ट्रम के थ्रू वो सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या है इसके पीछे में, क्यों कम फायदा हुआ इस बार, रेवेन्यू जनरेट कम क्यों हुआ? देखिए रेवेन्यू जनरेट इस बोली में कम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि रेवेन्यू कम ही जनरेट हुआ है, वो सेकंड राउंड भी लाएंगे ऑक्शन का, तब इनका जनरेट दोबारा से हो जाएगा। लेकिन इस बार कम क्यों जनरेट हुआ? इस बार इसलिए, जो मेजर रीजन था इसलिए जनरेट कम हुआ
कि उन्होंने एक रिजर्व प्राइस को ही कम रखा, रिवर्स प्राइस को बहुत ज्यादा दिखा। रिजर्व प्राइस कौन सा प्राइस होता है? रिजर्व प्राइस ये होता है जहां से बोली स्टार्ट होती है। यानी आप मान लीजिए कोई कार का एग्जांपल ले लीजिए, एक कार के लिए बोली लगाने वाली है, बोली लगने वाली है, और वहां कार का रेट रख दिया गया शुरू में ही 10 लाख रुपए, यानी रिजर्व प्राइस कहते हैं, जो शुरू का रेट होता है उसे कहते हैं रिजर्व, 10 लाख रुपए रिजर्व प्राइस कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को। अब शुरू में इतना ज्यादा प्राइस रख दिया, तो देखिए इतना महंगी कार तो लेने बहुत कम लोग आएंगे, यानी मिडिल क्लास लोग तो बहुत ही कम आएगी। और यही काम इस बार गवर्नमेंट ने किया स्पेक्ट्रम में। इन्होंने जो स्पेक्ट्रम का रेट था शुरू में इतना ज्यादा हाई फाई कर दिया कि स्पेक्ट्रम जो खरीदने वाले हैं, यानी ये रिलायंस जैसे लोग और जो अंबानी और भारती मित्तल, वोडाफोन वाले, ये आए नहीं लेने। इनको लगा कि इतना ज्यादा महंगा कौन लेगा, अगली बार सेकंड राउंड होएगा तब खरीद लेंगे। लेकिन ये तो गलत बात है ना, इसका फायदा क्या है? कुछ फायदा है ही नहीं। अगर ये यही प्राइस अगर कम रखते स्पेक्ट्रम का, यानी कार का प्राइस रखते 1 लाख रुपए, तो हर कोई आ जाता कार खरीदने, यानी स्पेक्ट्रम खरीदने वो कंपनीज आ जाती। तो जितना कम प्राइस होगा उतने ज्यादा तो बिडर्स आएंगे, जितने ज्यादा बिडर्स आएंगे उतना ही फायदा है। बाद में तो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई काम करेगी ना, जिसको जरूरत होगी वो लेगा ही लेगा। और जैसे आप मूवीज में नहीं देखते, यूं भी तो हो सकता है, मूवीज में देखते हैं कई बिजनेसमैन अड़ जाते हैं दो इसके पीछे, लेकिन अड़ेंगे तो तभी जब वो पार्टिसिपेट करेंगे। जब आपने प्राइस ही इतना ज्यादा रख लिया तो वो क्या तो आएंगे और क्या ही वो बिड करेंगे। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो शुरू के प्राइस कम रखें और ताकि ज्यादा से ज्यादा बिडर्स आए। और दूसरी बात ये है, देखिए अगर मान लीजिए एक ही बिडर आता, कोई भी एक बंदा स्पेक्ट्रम को खरीद लेता है इतने ज्यादा प्राइस पर, तो बाद में गवर्नमेंट क्या करती, सेकंड राउंड में इसे दोबारा करती, बेचती। तो ये तो उस बंदे के लिए इनजस्टिस नहीं हो जाता कि उसने पहले राउंड में ही इतना महंगा खरीद लिया और गवर्नमेंट ने दूसरे राउंड में सस्ता कर दिया। तो ये तो बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन अब बात ये उठती है, गवर्नमेंट इतना ज्यादा हाई प्राइस रखती क्यों है? देखिए गवर्नमेंट खेलती है सेफ कैसे खेलती है कि अगर जो स्पेक्ट्रम का प्राइस कम रखा तो ओपोजिशन पार्टीज करप्शन का आरोप लगाएंगी। ओपोजिशन पार्टीज कहेंगी कि आप टेलीकॉम कंपनीज की फेवर कर रहे हो, इसलिए आप इतना कम स्पेक्ट्रम बेच रहे हो इतने कम प्राइस पर। दूसरा, इनको कैग का भी डर लगता है, जो कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल है। अगर कम प्राइस रखें तो ये भी बाद में आरोप लगा देते हैं कि गवर्नमेंट को कम रेवेन्यू जनरेट हुआ क्योंकि इन्होंने प्राइस बहुत ज्यादा कम रखा, इसलिए भी डरती है गवर्नमेंट। और तीसरा तो सीधा सा रीजन है ही है साफ, जितना ज्यादा प्राइस आप रखेंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होएगा, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो ये 3 रीजंस हैं, गवर्नमेंट डरती जो स्पेक्ट्रम का प्राइस बहुत ज्यादा रखती है। और गवर्नमेंट का व्यू ये है कि देखिए अगर प्राइस ज्यादा रखेंगे तो नुकसान क्या है, सेकंड राउंड में बेच देंगे, आज नहीं तो कल तो बिकना ही है, जरूरत तो है ही टेलीकॉम कंपनीज को। और अभी बाद में अगर फर्स्ट राउंड में महंगा रख दिया तो कल को टेलीकॉम कंपनीज हमें ब्लेम भी नहीं करेंगी कि हमारी कॉल ड्रॉप्स इसलिए हो रही है कि गवर्नमेंट 7 मेगाहर्ट्ज जो है ये बेचना नहीं चाहती। तो गवर्नमेंट बेचना तो चाहती है लेकिन प्राइस इतना ज्यादा रख लिया कि वो खरीदेंगे ही नहीं और गवर्नमेंट पे आरोप भी नहीं लगा सकेंगे। लेकिन देखिए गवर्नमेंट का पर्पस जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना है, लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने से कुछ फायदा होगा नहीं। अच्छा ये होगा कि एक ज्यादा से ज्यादा कम प्राइस रखा जाए ताकि कंज्यूमर्स को फायदा हो। ये हमारा आज का आर्टिकल था। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। आर्टिकल में हमेशा प्रॉब्लम रहती है समझने में। एक ये ऑटोफैगी एक बेसिक प्रोसेस है जिसमें हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स बनते और डिग्रेड होते हैं, और ये तो सबको ही पता है। देखिए इसका जब इन्होंने अपने बायोलॉजी के अंदर में इन्होंने रिसर्च स्टार्ट करी, जब इन्होंने बायोलॉजी के अंदर अपनी रिसर्च स्टार्ट करी थी तो ऑटोफैगी के बारे में पहले से सबको पता था। तो इन्होंने ऐसा नया क्या किया, इन्होंने एक पूरा का पूरा पैराडाइम ही चेंज कर दिया। पैराडाइम कैसे चेंज किया इन्होंने? पहले यूं लगता था कि जो वैक्यूल्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, आपने पढ़ा होगा वैक्यूल्स होते हैं ईस्ट के अंदर में और लाइसोसोम्स के अंदर में। पहले तो ये मानते थे सभी के सिर्फ एक गार्बेज बिन्स हैं, यानी वैक्यूल्स इन ईस्ट एंड लाइसोसोम। पहले सब मानते थे गार्बेज बिन है, किसी काम के नहीं है। इन्होंने अपनी रिसर्च से ये साबित करके बता दिया कि ये एक फ्यूल प्रोड्यूसर भी है और ये रिसाइकलर भी हैं, यानी वैक्यूल्स फ्यूल प्रोड्यूसर्स भी हैं और रिसाइकलर भी हैं। बस आप इतना याद रखिए, डिटेल में आर्टिकल आएगा तो हम बाद में पढ़ेंगे। आप इतना याद रखिए ऑटोफैगी क्या है। ऑटोफैगी यह है कि बेसिक प्रोसेस जिसमें हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स बनते और डिग्रेड होते हैं। और पहले ये था कि वैक्यूल्स जो लाइसोसोम में होते हैं वो सिर्फ डस्टबिन्स का काम करते हैं, और अभी इन्होंने अपनी रिसर्च से सिद्ध कर दिया है वो फ्यूल भी हो सकते हैं और रिसाइकल भी करते हैं। इसके लिए इनको अभी नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन के अंदर में। अब देखिए ऑटोफैगी का जो यूज है वो हर जगह है। एम्ब्रो से लेके, एम्ब्रो यानी जब बच्चे का जन्म होता है माँ के पेट के अंदर में होता है, वहां से लेके एक एजिंग प्रोसेस को भी काउंटर करता है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को काउंटर करता है। तो इसका यूज हर जगह है।
इन्होंने अपना नोबेल प्राइज किसी के साथ शेयर नहीं किया है। ये 2010 के बाद तीसरी बार है जब किसी बंदे ने अपना नोबेल प्राइज शेयर नहीं किया है, अकेले ही जीता है इन्होंने अपना नोबेल प्राइज। अगला बात आती है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला? गुड मॉर्निंग, टुडे इज 8 अक्टूबर 2016 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। जो पहला हमारा आर्टिकल है वो नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है 6 कैटेगरीज के अंदर में, और इस साल जो नोबेल का पीस प्राइज किसे दिया गया है वो दिया गया है कोलंबिया के प्रेसिडेंट सेंटोस को। हमने कोलंबिया की पीस प्रोसेस के बारे में पढ़ा, परसों ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, और या फिर 2-3 दिन पहले जो भी हमने डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था कि कैसे सेंटोस यानी जो कोलंबियन के प्रेसिडेंट है उनके पीस एफर्ट से एक FARC जो कि वहां का रिबल ग्रुप है उनके साथ में एक डील साइन हुई। ये FARC जो रिबल ग्रुप है ये पिछले 52 साल से दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर लास्ट 52 ईयर्स, और काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी कोलंबिया के अंदर में थी। एक ड्रग्स ट्रैफिकिंग, क्राइम्स, एक्सटोर्शन, ये सारे क्राइम्स के आरोप इन पर इस रिबल ग्रुप पर लगे थे, और अभी इस पीस डील के तहत वो अपने हथियार छोड़ने वाले थे। देखिए एक जो है वहां पर कंफ्यूजन का माहौल था इस पूरे जो कमेटी में किसे नोबेल प्राइज से दिया जाए। 3 जो मुख्य कंटेंडर थे वो कौन कौन थे इस बार? ये हमारे सेंटोस जिन्हें इस बार पीस प्राइज मिला है। 3 जो मुख्य कंटेंडर थे नोबेल पीस प्राइज के, एक तो थे व्हाइट हेलमेट्स ऑफ सीरिया। ये वो लोग हैं जो सीरिया में जैसे ये रशिया और यूएसए बमबारी करते हैं तो एक वहां पे लोग फंस जाते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। इवन माइग्रेशन में जो लोग जाना चाहते हैं उनकी सहायता करते हैं, दबे कुछ लोग की सहायता करते हैं। व्हाइट हेलमेट्स ऑफ सीरिया अभी देखिए काफी सुर्खियों में है, क्योंकि एलोपो एक सिटी है वहां पे एक बहुत ज्यादा यू कैन से दैट डिवास्ट। केमिस्ट्री के लिए इन 3 बंदों को मिला, जीन पियरी एंड फ्रेजर स्टोडर्ट, बर्नर्ड, जो भी इनके नाम है। नाम नहीं पूछेंगे, देखिए नाम तो पूछते हैं दूसरे एग्जाम्स में, IBPS का एग्जाम, ये छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं। UPSC में इनके रिसर्च के बारे में पूछेंगे, अगर मेंस में पूछेंगे तो रिसर्च के बारे में पूछेंगे। इवन प्रीलिम में भी नाम आजकल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रिसर्च पूछेंगे। ऑटोफोगी क्या है ये पूछ सकते हैं, इस तरह का कुछ रिलेटेड पूछेंगे। तो केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मोलिकुलर स्ट्रक्चर पर रिसर्च करी थी, और इनकी रिसर्च से अब क्या फायदा होगा, कैसे मोलिकुलर मशीन्स है वो मटेरियल को सिंक्रोनाइज करती हैं सेल के अंदर में। यानी दोबारा बोलता हूं, मोलिकुलर स्ट्रक्चर पे इन्होंने रिसर्च करी। और क्या रिसर्च करी, कैसे मोलिकुलर जो मशीन्स होती हैं छोटी छोटी वो कैसे मटेरियल को सिंक्रोनाइज करती हैं सेल के अंदर में, यानी एक सेल से दूसरी सेल के अंदर में मटेरियल भेजती हैं और सिंक्रोनाइज करती हैं, दोबारा से रिप्रोसेसिंग करती हैं। और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि नैनो स्केल्स लेवल पे यानी छोटी छोटी मशीन बनाई जा सकेगी, और जिसका फायदा और जिनकी एप्लीकेशंस ना सिर्फ मेडिकल फील्ड में होगी बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी होगी। तो इनकी रिसर्च से फायदा होगा कि नैनो स्केल की जो मशीन्स है वो बनाई जा सकेगी, जिससे वेरियस जो डिजीज है उनको क्योर किया जा सकेगा, और इवन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में भी इनका बहुत फायदा होगा। और अगला जो पीस प्राइज है वो फिजिक्स के लिए मिला है। फिजिक्स के लिए मिला है थोलेस्को, डंकन, और तीसरे हैं मिचेल कोस्टलाइट्स, इनको मिला है। इनको किस लिए मिला है? इन्होंने क्या रिसर्च करी? इन्होंने एक एक्जोटिक बिहेवियर को डिस्कवर किया मटेरियल के सरफेस और उनके बिल्कुल जो थिन लेयर होती है उसके अंदर में। जैसे कि जो सुपर कंडक्टिविटी और मैग्नेटिज्म होते हैं ये कैसे बिहेव करती है, मैग्नेटिक जो ऊपर की लेयर होती है उनके बिल्कुल थिन मटेरियल के अंदर में। देखिए थोड़ा सिचुएशन हुआ है वहां पे, ISIS का कब्जा है फिलहाल, और सीरिया की जो फोर्सेज हैं इसको छुड़वाने का प्रयास कर रही है। तो आप कह सकते हैं पूरी की पूरी जो सिटी है तबाह हो गई है। तो व्हाइट हेलमेट्स ने यहाँ पे एलोपो सिटी में बहुत अच्छा काम किया है और लोगों की सहायता की है। और दूसरा इवन ये भी सोचा जा रहा था कि क्या इन्हें दिया जाए। अभी एक ईरान के साथ में पीस डील साइन हुई है। ईरान के साथ में आपको पता होगा न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ है USA का। तो एक यहाँ भी इनको लग रहा था कि ये भी एक बहुत अच्छा पीस का वर्क है, और यहाँ के नेगोशिएटर्स ने इस डील में बहुत अच्छा काम किया तो इनको भी दे सकते हैं। देखिए सुनने में आसान लग रहा है लेकिन ये डील भी काफी मुश्किल थी, क्योंकि US के साथ में ईरान के रिलेशंस बहुत ही ज्यादा खराब थे, और अगर मिडिल ईस्ट में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है तो पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध होगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट में तो देखिए आप कितनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है वहां पे, हर देश में वहां पे लड़ाई है, वहां पे मोनार्की है, और इवन अगर ईरान बना लेता तो सऊदी अरेबिया को भी बम बनाना पड़ता, न्यूक्लियर बम उनको एक्सप्लोर करना पड़ता। तो ये देखिए बहुत, अगर न्यूक्लियर रेस वहां पे हो जाती मिडिल ईस्ट में अगर ईरान बना लिए तो, लेकिन अलग तरह के आरोप भी लगते हैं कि सिर्फ इस ईरान के साथ न्यूक्लियर डील से 10 ईयर्स के लिए डिले किया गया इनका प्रोग्राम, और परमानेंट इन पर रोक नहीं लगाई गई है।
लेकिन फिर भी एटलीस्ट 10 साल के लिए ईरान पर रोक लग गई है इस डील से कि वो बम अब नहीं बनाएंगे। और तीसरा फिर दिया किसे गया? दिया तो आपको पता ही है, सेंटोस को दिया गया, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए पीस के लिए। लेकिन अभी एक पीस में रोड ब्लॉक आ गया है। रोड ब्लॉक क्या है? रोड ब्लॉक आपको पता था, उन्होंने इस जो पीस हुई है एफएआरसी के साथ में रेफरेंडम के लिए रखा जनता के सामने, और जनता ने इसे रिजेक्ट कर दिया। जनता ने कहा नहीं, हम एफएआरसी के साथ में पीस नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा क्राइम किए हैं सोसाइटी के खिलाफ में। इन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सटोर्शन और रेप्स इस तरह के क्राइम्स किए हैं, तो इनके साथ हम डील नहीं चाहते। लेकिन देखिए अल्टीमेटली इवेंचुअली आपने आंसर्स में भी लिखा था, अगर शांति स्थापित करनी है तो डील तो करनी ही पड़ेगी। इवन जिन लोगों ने इस डील का विरोध किया था रेफरेंडम में, वो भी अब फ्रेश नेगोशिएशंस की बात करने लगे हैं। वो भी कहते हैं कि दोबारा नेगोशिएशंस कर लीजिए और अच्छी एक टर्म्स पर आप अभी नेगोशिएशंस कीजिए। और इवन एफएआरसी और सेंटोस इन दोनों ने कहा कि दोबारा हथियार उठाना तो कम से कम सोल्यूशन नहीं है, दोबारा जंगल में नहीं जाएंगे, अब दोबारा से पीस को ही वो करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। तो इस प्रोसेस के लिए नोबेल प्राइज मिलना कम से कम अब यह शो करता है कि कितना ज्यादा पेशेंस चाहिए। देखिए पीस डील साइन करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। 52 साल तक वो अपना संघर्ष करते रहे और 4 साल तो इस डील को नेगोशिएट करने में ही लग गए। तो आप देख लीजिए कितना ज्यादा पेशेंस चाहिए। और डेफिनेटली सेंटोस ने इस तरफ एक बहुत अच्छा काम किया और वो इस नोबेल प्राइज को डिजर्व करते थे और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला। ये था पीस प्राइज से रिलेटेड नोबेल प्राइज। आगे भी अभी 3 नोबेल प्राइज और भी थोड़े थोड़े बताएंगे हैं इनको। अब मिला है बायोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज मिला है इनको, योशिनोरी ओसुमी को। इनको मिला, किस लिए मिला? ऑटोफैगी के लिए। देखिए पहले तो ये थे जो योशिनोरी, ये पहले केमिस्ट्री में काम करते थे, लेकिन इनको केमिस्ट्री थोड़ी बोरिंग लगी, इसलिए बायोलॉजी में उन्होंने शिफ्ट कर लिया। और ऑटोफैगी के लिए इनको मेडिसिन के अंदर में पीस नहीं नोबेल प्राइज मिला। और इन्होंने क्या है, देखिए ऑटोफैगी है क्या? ऑटोफैगी एक बेसिक प्रोसेस है जिसमें हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स बनते और डिग्रेड होते हैं। क्या बनते हैं दोबारा से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। साइंस का आर्टिकल है तो साइंस का